हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की एक्सेल की क्लास में हम लोग डेटा टैब सीखने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला टैब जो है सारा सीख लिया था। इसके जो टैब है ये कंप्लीट हो चुका था। तो आज से हम डेटा टैब स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर ग्रुप दिया हुआ है, इसके अंदर दे रखा है गेट एक्सटर्नल डेटा। तो इसमें पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फ्रॉम एक्सेस। तो जैसे कि हमारा एम एस एक्सेल होता है, एम एस वर्ड होता है, उसी तरीके से हमारे एक एप्लीकेशन होता है एम एस एक्सेस। तो अगर हमारे पास मान लीजिए एक्सेस की कोई फाइल बनी पड़ी है, तो हम चाहते हैं उसको एक्सेल में इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ से हम इस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन का नेम ही है एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा का मतलब है कि वो एक्सेल की फाइल नहीं है, कोई दूसरे एप्लीकेशन की फाइल है। तो सिंपली हमें इसको अगर एक्सेस करना है तो इस ऑप्शन पे जा करके क्लिक करना है, एक्सेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक विंडो आ जाएगी। अब इसके बाद से क्या होगा, आपने अगर एक्सेस की फाइल बना रखी है, जैसे अभी हमारे पास एक भी एमएस एक्सेस की फाइल नहीं है, तो इसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एक्सेस की फाइल बना रखी है तो सिंपली उसको जैसे हम इमेजेस वगैरह ओपन करते हैं, वैसे ही फाइल को भी हम क्लिक करके यहाँ से ओपन का बटन आ रहा है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद से आता है फ्रॉम वेब। इस फाइल का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम किसी भी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करेंगे। जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट को अगर ओपन करते हैं, तो हमें उसका यहाँ पे यूआरएल डालना होता है, उसके बाद से हम फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मतलब वेबसाइट की फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास ये फ्रॉम वेब का ऑप्शन दिया होता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम टेक्स्ट। इसका यूज़ हम कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट की फाइल है, मतलब कि जैसे नोटपैड की फाइल होती है, वो टेक्स्ट की फाइल होती है। तो सिंपली इस पे क्लिक करना है, उसके बाद से हमें जाना है नोटपैड की फाइल। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक वेबसाइट के नाम से फाइल बनी पड़ी है। इस फाइल का नेम है इसमें websites.txt। तो ये फाइल हमने सेलेक्ट करी, इसके बाद से इंपोर्ट पे क्लिक किया, इसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर दोबारा से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ फिनिश पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लोकेशन पूछेगा कि आपको जो फाइल रखनी है वो किस लोकेशन पे आपको फाइल रखनी है। तो इसके बाद से हमने जैसे फाइल का लोकेशन डाल दिया कि हमें यहाँ पर फाइल को रखना है, फिर यहाँ पे सिंपली ओके प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सारी फाइल्स आ रही है जो कि इस पीएनजी फाइल के अंदर जो हमारी टेक्स्ट की फाइल थी, जो नोटपैड की फाइल थी उसके अंदर थी। ये सारी फाइल देखिए यहाँ पे सारी फाइल की लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद से आता है हमारा, अब जैसे एक दूसरी शीट पे काम करते हैं, फिर आता है हमारा फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे कि हमने अगर ये एसक्यूएल सर्वर के ऊपर काम किया हुआ है तो वहाँ की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास क्या है, एक्सएमएल डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है, एमएस क्वेरी का डेटा है, तो हम उनको भी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा ग्रुप है एक्सटर्नल डेटा के लिए। और फिर हमारा आएगा इसके अंदर एग्जिस्टिंग कनेक्शन ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी मैंने जैसे ये वाली फाइल जो ओपन करी थी, वेबसाइट्स के नाम से फाइल बनी पड़ी है, तो उसका यहाँ पर रेफरेंस दिखा रहा है कि ये फाइल अभी हमने यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये फाइल हमारी इसके अंदर, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट कनेक्शन मतलब फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जो हमने ओपन किया हुआ है। इसके बाद से आता है हमारा रिफ्रेश का ऑप्शन। मान लीजिए अगर ये फाइल है, इसके अंदर अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हम उसको यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं नोटपैड की फाइल में कुछ चेंजेस करूँगा तो रिफ्रेश कर सकते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो मैं एक ना अलग से नोटपैड की फाइल बना लेता हूँ, विंडो प्लस आर करके मैंने यहाँ से नोटपैड को ओपन कर दिया, और इसके बाद से जो है मैंने यहाँ पे इस फाइल को क्लोज कर दिया, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा एम एस एक्सेल लिख देते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है होम टैब और इंसर्ट टैब। सिर्फ इतना ही मैं फाइल लिख पे इस पे काम कर रहा हूँ, और इसके बाद से हम फाइल पे जा करके इस फाइल को सेव कर लेते हैं। और लोकेशन में डाल रहा हूँ इसके डेस्कटॉप। इसको मैं फाइल का नाम डाल रहा हूँ, मैं डेमो फाइल नाम इसका मैंने नाम डाल के सेव कर दिया है। अब देखिए ये मेरी नोटपैड की फाइल है। अगर इसको हमें एक्सेस करना है तो हम कहाँ जाएंगे, फ्रॉम टेक्स्ट वाली फाइल पे क्लिक करके, और इसके बाद से हमें जाना है डेस्कटॉप की लोकेशन पे। ये देखिए डेमो वाली फाइल आ रही है, इसको सिलेक्ट किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया, और यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये हमारी फाइल जो है ये इसमें ऐड हो जाएगी। देखिए ये ऐड हो चुका है। तो रिफ्रेश का ऑप्शन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दोबारा से जो है वही वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ, और इस बार मैं इसमें और भी मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें लिखा, मैंने पेज लेआउट टैब, तो मैंने यहाँ पे लिखा पेज लेआउट टैब, और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला टैब। इसके बाद से इसको फाइल को अगर हमें अपडेट करना है तो पहले कंट्रोल एस दबाना है, जिससे कि फाइल हमारी अपडेट हो जाएगी। और देखिए ये जो हमने फाइल एक्सेस करी थी ये वही नोटपैड वाली फाइल है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके रिफ्रेश ऑल पे जाना है, दोबारा से फाइल को सिलेक्ट करके, और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए ये फाइल हमारे यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश हो चुकी है। मतलब कि उसी लोकेशन के ऊपर जो नया डेटा हमने लिखा है उसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
बाकी डायरेक्टली हम अगर नोटपैड वाली फ़ाइल में इस फ़ाइल में अगर हमको चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर वो अपडेट नहीं होगा, हमें रिफ्रेश ही हेल्प से करना पड़ेगा। और कनेक्शन में हम जैसे ये एक ऑप्शन हमारा था एग्जिस्ट कनेक्शन, एक वैसे हमारा कनेक्शन का ऑप्शन है, इसमें भी हम लिस्ट देख सकते हैं जो हमने एक्सटर्नल फ़ाइल इसके अंदर लगा रखी है। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन। जैसे अगर हमारे पास कुछ डेटा है असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है, तो ये ऑप्शन जो हमारे सॉर्ट और फ़िल्टर के ऑप्शन है ये हमारे होम टैब में भी आ चुके हैं ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर होम टैब में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है सॉर्ट एंड फ़िल्टर का बटन मिल जाता है। तो ये जो होम टैब मैंने आपको पढ़ाया था वो तो उसमें भी ये सेम टॉपिक थे, तो अगर आपने होम टैब की वीडियो नहीं देखी है, तो आप वहाँ जा कर के इन सारे ऑप्शन को समझ सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बिल्कुल नॉर्मली एक बार समझा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसमें कुछ नंबर्स लिख दिए। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आपको होम टैब वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। फिलहाल मैंने सिलेक्शन किया, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे और देखिए इसको अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम ए टू जेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम जेड टू ए करेंगे तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा डिजिट आएगा, उसके बाद से नीचे की सीरीज में छोटे-छोटे करके डिजिट आती जाती है। इसके बाद से शॉर्ट ऑप्शन, शॉर्ट में भी सेम हमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं लार्ज टू स्मॉल एंड स्मॉल टू लार्ज। इसको भी मैंने बिल्कुल डिटेल में होम टैब की वीडियो में बता रखा है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ़िल्टर ऑप्शन। फ़िल्टर ये सारे ऑप्शन हमारे होम टैब के ही हैं, ठीक है? इसके बाद से हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन, ठीक है? अगर हमें टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन अगर यूज़ करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसमें कुछ डेटा ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है एमएस पेंट टाइप कर दिया है। इसके बाद से यहाँ पे टाइप कर देते हैं नोटपैड, वर्डपैड और एमएस वर्ड। तो देखिए जितना भी मैंने अलग-अलग सॉफ्टवेयर के नेम लिखे हैं मैंने सब एक ही सेल में लिख दिया है। मैंने एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड और एमएस वर्ड मैंने सारा इसी सेल में लिख दिया है। तो हम चाहते हैं कि इन सबको हमें अलग-अलग ब्रेक करके लिखना है। जैसे हम चाहते हैं एमएस पेंट इस सेल में है, फिर अगली सेल में नोटपैड, अलग-अलग सेल में करना है, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हमें इस पे क्लिक करना है क्योंकि देखिए फ़ॉर्मूला बार में भी आप चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने लिखा है सारा का सारा ये सी3 वाली सेल के अंदर, यहाँ पर भी दिखा रहा है कि सी3 वाली सेल के अंदर हमने लिखा हुआ है। और इसके बाद से हमें टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो आएगी कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विज़ार्ड, स्टेप 1 ऑफ 3 मतलब 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है ये। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिलिमिटेड का और एक यहाँ पे मिल जाता है फिक्स्ड विड्थ का। तो हमें फिलहाल अभी फिक्स्ड विड्थ वाला करना है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यही सिलेक्शन वो आ रहा है। तो इसी पे क्लिक रखते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर क्या है जहाँ पर भी हमारा स्पेस था वहाँ पर देखिए ये एरो दिख रहा है। तो ये एरो को हम चाहें तो मूव कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा एमएस और वर्ड ये अलग-अलग एप्लीकेशन नहीं है, ये एक का ही नेम है, तो हम डबल क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं। सिंपली हमें डबल क्लिक करना है, जैसे कि एमएस पेंट के बीच में भी ब्रेक लाइन आ रही है, तो हमें यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको हमें हटाना है। और अगर ऐड करना है, तो भी हम डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हैं और इसको हम चाहें तो मूव भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पे ले जाके अगर इसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो भी ये हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद से हमें क्या करना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से फिनिश कर देना है। फिनिश करते ही देखिए हमारा क्या है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी सारा जो हमने एक सेल में लिखा था देखिए फॉर्मूला बार में वाले एमएस पेंट वाला आ रहा है, फिर नोटपैड, फिर वर्डपैड ये सब हमारा अलग-अलग आ रहा है। और मान लीजिए हमारे पास अगर हम चाहते हैं अगर हमारे पास डेटा है हम चाहते हैं जहाँ-जहाँ स्पेस है वो ऑटोमेटिक हो जाए, तो इस पे क्लिक करना है दोबारा से यहाँ पर करेंगे डिलिमिटेड पे, ठीक है? नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमें बताना है कि हमने सेपरेट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया। मान लीजिए मैंने स्पेस का इस्तेमाल किया है, तो स्पेस पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसमें हम अपने हिसाब से अरेंज नहीं कर सकते। जहाँ पर भी स्पेस है ये सब अलग-अलग हो जाएगा। देन इसके बाद से नेक्स्ट आता है हमारा इसमें रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया मैंने जनवरी और जनवरी लिखने के बाद से हमें सिंपली इसको ड्रैग करना होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या सीरीज़ आ जाती है मंथ्स की। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे फरवरी को कॉपी करके मैंने फरवरी को जो है 2 से 3 बार पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से मार्च को पेस्ट कर लेते हैं 2 से 3 बार। अब देखिए इसमें क्या है डुप्लीकेट एंट्रीज़ भी है और यूनिक एंट्रीज़ भी है। हम चाहते हैं जितनी भी इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज़ है, वो सभी इसमें से रिमूव हो जाए। तो सिंपली हमें रेंज को सिलेक्शन करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और यहाँ से देखिए रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन का पैनल आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसने जो है कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया है कि कौन से कॉलम में डेटा है हमारा, कॉलम नंबर बी में हमारा डेटा है। और इसके बाद से हमें सिंपली क्या करना है इसको ओके को प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज भी लिखा हुआ है कितनी डुप्लीकेट एंट्रीज़ थी इसमें 4 डुप्लीकेट एंट्रीज़ थी। तो उसने क्या किया
जो डुप्लीकेट एंट्रीज थी उन सबको यहाँ से रिमूव कर दिया है और जो यूनिक एंट्रीज है सिर्फ वो इसमें बचेगी। और फिर हमारा आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का यूज़ करने के लिए हमें अलग से एक डेटा बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी जो है डेट के अंदर एक कॉलम को सिलेक्ट करना है। डेटा टाइप का यूज़ हम कर सकते हैं जो डेटा वैलिडेशन है जैसे कि रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने रेंज सेलेक्ट किया, मैंने कंप्लीट बी वाला कॉलम सेलेक्ट किया और इसके बाद से डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाउ होता है ये एनी वैल्यू पे अलाउ होता है। तो सिंपली इस पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे कर दिया इसके अंदर होल नंबर और यहाँ पे आ रहा है इसमें बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच के नंबर्स, ठीक है। इसमें हमें बताना है मिनिमम नंबर। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 50 और मैक्सिमम में टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे 100। तो ये 50 और 100 के बीच के नंबर को अलाउ करेगा फिलहाल। और इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, ओके प्रेस करना है। तो देखिए अभी हमारा बी वाले कॉलम के अंदर हमारा वैलिडेशन लग चुका है। अगर मैं यहाँ पे 60 लिखता हूँ तो ये अलाउ कर देगा। अगर मैं 85 लिखता हूँ तो अलाउ करता है। अगर हम लिखते हैं 70 तो भी अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर मैं 45 लिखता हूँ तो देखिए ये अलाउ नहीं करेगा, 45 को अलाउ करेगा नहीं। और क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है 50 से बिलो है। अगर मैं अबव 100 करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ 120 तो भी देखिए अलाउ नहीं करेगा। तो ये वैलिडेशन के लिए होता है। अब जैसे हम चाहते हैं कि जब इसमें हम क्लिक करेंगे तो भी हमें मैसेज दिखाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोबारा से जिसके ऊपर हमने वैलिडेशन लगा रखा है सिंपली हमें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से हमें दोबारा से कहाँ जाना है, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद से हमें यहाँ पे सेकंड जो पहला टैब था सेटिंग्स का, ये हमने सेटिंग्स अप्लाई कर दी है। इसके बाद से हमें जाना है इनपुट मैसेज में और यहाँ पर लिखना है हमें टाइटल। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया इन्फॉर्मेशन, पूरा लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़र। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़र और मैंने यहाँ पे मैसेज इनपुट मैसेज बताना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा टाइप एनी वैल्यू बिटवीन 50 टू 100। तो ये मैसेज भी हमने लिख दिया है। इसके बाद से हमें सिंपली ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते ही देखिए क्या होगा, अब जब भी हम इस पूरी रेंज के अंदर कहीं भी अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़र और यहाँ पर मैसेज भी लिखा हुआ आ रहा है टाइप एनी वैल्यू बिटवीन 50 टू 100। तो ये काम होता है हमारे इनपुट मैसेज ऑप्शन का। अब देखिए इसके अंदर एक और हमें टाइप करना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें कुछ गलत एंट्री करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, एरर हमारे क्रॉस वाला एरर आ रहा है और यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये वार्निंग को भी हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, दोबारा से हम बी वाला कॉलम सिलेक्शन में लेते हैं और डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमने पहला टैब भी समझ लिया सेटिंग्स वाला, इनपुट मैसेज भी समझ लिया और यहाँ पे एरर अलर्ट वाला समझते हैं हम। देखिए अगर हम यहाँ पे स्टॉप वाला एरर रखते हैं तो हम उस वैल्यू को फोर्सफुली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 120 टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर रीट्राई का ऑप्शन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, इसमें कहीं भी अलाउ या यस करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करके मैं अगर यहाँ से जा करके वार्निंग वाला अब मैं ये वाला एरर कर देता हूँ। देखिए मैंने सिंपली बस एरर को चेंज किया है। अब इससे क्या इफेक्ट आएगा, देखिए मैं यहाँ पे अगर 120 दोबारा से टाइप कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या कहीं भी रीट्राई का ऑप्शन नहीं आ रहा, बल्कि हम इसको क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं। यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, वैल्यू जो है इसमें एंटर हो चुकी है। अगर मैं 20 टाइप करता हूँ तो ये भी हमें पता है कि वैलिडेशन से बाहर है, 50 और 100 के बीच का नंबर नहीं है। लेकिन हम इसको अलाउ कर रहे हैं, यस कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने एंटर किया और यहाँ पे यस किया तो देखिए आ रहा है। अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा और लेके चलते हैं इसको। जैसे ये तो मैंने चेंज कर दिया, मैंने वार्निंग वाला एरर कर दिया। अब यहाँ पे हम टाइटल भी चाहें तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर मैंने जैसे लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा एरर इज़ हियर, ठीक है। तो मैंने मैसेज लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा द वैल्यू यू टाइप इज़ नॉट वैलिड। तो मैंने मैसेज भी टाइप कर दिया। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसको ओके प्रेस करना है। अब देखिए क्या होगा, अब जब भी हम इसमें गलत एंट्री टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा कस्टम मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एरर इज़ हियर और यहाँ पे लिखा द वैल्यू यू टाइप इज़ नॉट वैलिड और इसको येस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम हो चुकी है कि इसमें वैलिड एंट्रीज भी है और इनवैलिड एंट्रीज भी है। तो हम चाहते हैं इसमें से जो भी इनवैलिड एंट्रीज है उनको हम चाहते हैं कि हमें इसमें से सर्कल करके हाईलाइट करने हैं। तो इसके लिए हमें जाना है दोबारा से डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे, बट इस बार हमें यहाँ ऊपर क्लिक नहीं करना है। इस बार हमें यहाँ जो नीचे जो एरो है हमें इन पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए ऑप्शन मिल जाएगा हमें सर्कल इनवैलिड डेटा। सिंपली इस पे क्लिक करना है, 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है कि जो भी हमारी इनवैलिड एंट्रीज है, तो इस ऑप्शन ने क्या कर दिया है कि उन सबको यहाँ पे सर्कल कर दिया और इन सर्कल्स को अगर रिमूव करना है, क्लियर करना है तो हम सिंपली इस पे क्लिक करके
और यहाँ से हम कर देंगे क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वो सर्कल था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डेटा वैलिडेशन और बाकी जितने भी ऑप्शन रह चुके हैं इसके अंदर वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे।